Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The next topic of Unit 13 is force on current carrying conductor. So, this is the title of our today topic, force on current carrying conductor. अब बच्चों यहाँ पर फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फोर्स है और हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये बताया था कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो फिर फोर्स एक्ट करती है, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड्स. तो यहाँ पर जो फोर्स का वर्ड है, इज़ नॉट अ सिंपल मैकेनिकल फोर्स, इट इज़ a magnetic force which acts on current carrying conductor. अब बच्चों ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, हैंस ऑस्टर ने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और जब भी करंट किसी वायर में से, किसी कॉइल में से पास करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हेनेवर the current carrying conductor is subjected to some other magnetic field, it experiences force which is known as magnetic force. तो हम बच्चों एक्चुअली तौर पर मैग्नेटिक फोर्स निकालने वाले हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्ट करती है जब हम उस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. अब अगर कंडक्टर स्ट्रेट ना भी हो, इवन देन मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है. अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ना भी हो तब भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है. तो हम अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई बनाने के लिए कंडक्टर से ट्रेड लेंगे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लेंगे ताकि हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन कर सकें. सो हेयर वंस अगेन force mean magnetic force and magnetic force mean interaction between two magnetic fields. So this word mean magnetic force and magnetic force mean interaction between two magnetic fields. So the complete title of this topic is actually magnetic force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. So this is the complete name of our today topic. अब बच्चों जब भी हम कोई टॉपिक लिखते हैं, किसी भी टॉपिक का टाइटल लिखते हैं तो उस टॉपिक का जो टाइटल है वो हमें गिवन चीज़ें भी बता रहा होता है, जो नोन पैरामीटर्स हैं वो भी हमें बता रहा होता है और जो चीज़ अननोन है वो भी हमें बता रहा होता है. जिस तरह से बच्चों आप न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल के डेटा से क्या मुराद है, यानी वो पैरामीटर्स जो गिवन हैं और जो क्वेश्चन है वो कोई ऐसा पैरामीटर है जो अननोन है जिसको आपने कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर नोन क्या है, नोन करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी एक स्ट्रेट कंडक्टर एज्यूम करेंगे, उसमें से करंट एज्यूम करेंगे, उसको किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे और कैलकुलेट क्या करेंगे कि उस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो क्यों कर लगती है, कितनी लगती है, किस तरफ लगती है. क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. तो जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस किया जाता है तो अ वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ए नंबर विद प्रॉपर यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन. तो यहाँ पर हम करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की न सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस करेंगे बल्कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे और वो डिफरेंट रूल्स बताएंगे जिनसे हम
करंट कैरियंग कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हेन अ करंट कैरियंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म magnetic field, the magnetic field of current interacts with the external magnetic field and the conductor experiences magnetic force. So this is the title of this topic. When a current carrying conductor, it means this is the given parameter, is placed in an external magnetic field कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है। सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इट हैज़ करंट मीन कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, चाहे इधर फ्लो कर रहा है चाहे इधर फ्लो कर रहा है। बहरहाल कंडक्टर इस वक्त बैटरी के साथ कनेक्टेड है और इसमें से करंट गुजर रहा है। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और हम किसी भी कंडक्टर को जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और हम यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना फिर डिफ़िकल्ट होता है इस लेवल पे, क्योंकि एफएससी के लेवल पे हम मोर बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को ही टच कर रहे हैं। सो फील्ड यूनिफॉर्म है, कंडक्टर स्ट्रेट है, उसको जब एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, जो कंडक्टर का करंट है वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ फिर इंटरेक्ट करेगा और कंडक्टर पे फोर्स लगेगी। जैसा कि बताया है कि मैग्नेटिक फोर्स का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस टाइटल। सो लेट अस वॉच दिस in this diagram. Suppose here is a straight conductor having length L, carrying current I, placed in uniform external magnetic field B at orientation theta. अब what is meant by orientation? अब orientation का मतलब ये है कि हमने इस कंडक्टर को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से प्लेस किया हुआ है। एक्चुअली इट इज़ द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस, और वो कौन सी दो डायरेक्शनें हैं? एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विच इज़ एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ दिस लेंथ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज हेयर थीटा, विच इज़ नोन एज ओरिएंटेशन ऑफ दिस कंडक्टर। तो हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये एक कंडक्टर है, स्ट्रेट है, करंट कैरिंग है, एक्सटर्नल फील्ड में रख दी। अब बच्चों जैसा कि हमने बताया कि जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हैंस जोस्टेड ने ये डिस्कवर किया और कुछ कंक्लूजन भी ड्रा किए थे, और वो उन कंक्लूजन में सबसे अहम कंक्लूजन क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती हैं और उनकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वही राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो हमें ये नज़र आएगा इस कंडक्टर के आगे फ्रंट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यूँ डाउनवर्ड होगी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, और इस कंडक्टर के उस बैक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी। अब ये जो ब्लैक सर्कल से मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ये करंट का मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो सीधी लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, ये जो रेड कलर की लाइंस हैं, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कंडक्टर पे फोर्स लगती है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब बताना है कि इस मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड किस चीज़ पे डिपेंड करती है, और हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डराइव करना है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। सो डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब फिर बता रहा हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डिपेंडेंस बता रहा हूँ। अदरवाइज
कोई से भी दो मैग्नेटिक फील्ड हो आपस में इंटरैक्ट करें, मैग्नेटिक फोर्स लगती है, लेकिन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर उस मैग्नेटिक फोर्स की डिपेंडेंस डिफरेंट होती है। हम डिपेंडेंस बताने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पे लग रही है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल current I through the wire. Wire mean through the conductor. Number 2, length L of the conductor, strength B of the external magnetic field. Number 4, orientation theta of the conductor. Look here, the dependence of magnetic force, the magnitude of magnetic force. मैं मैग्नीट्यूड बच्चों बता रहा हूँ, अभी डायरेक्शन की बात नहीं की कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ है, वो आगे जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स तो फिर डिस्कस करेंगे। अभी इन जनरल बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, यानी इस फोर्स पे जो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगनी है उसकी वैल्यू जो है वो इन 4 चीज़ों पे डिपेंड कर। नंबर 1 कि हाउ मच करंट इज़ पासिंग थ्रू द वायर या थ्रू द कंडक्टर, जिसको आई लिखा है। नंबर 2 लेंथ ऑफ द कंडक्टर L। अब यहाँ पर बच्चों लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं कि अगर कुछ पोर्शन कंडक्टर की लेंथ का आउट ऑफ द फील्ड है और इधर भी कुछ पोर्शन आउट ऑफ द फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स की डिपेंडेंस उन लेंथ के ऊपर नहीं होगी जो फील्ड से बाहर हैं। आप खुद अंडरस्टैंड करें, तो अगर मैं इस पूरे कंडक्टर को ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रख दूं, अब कंडक्टर इधर पड़ा हुआ है, लेंथ तो फिर भी है लेकिन विद इन द फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स फिर ज़ीरो एक्ट करेगी। तो अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, या तो इस पूरे कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इमर्स्ड कर दें, फिर तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इक्विवेलेंट टू द होल लेंथ लगेगी। लेकिन इफ़ ओनली अ पार्ट ऑफ दिस कंडक्टर इज विद इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then the magnitude of magnetic force will depend only on the length of conductor which is present within the magnetic field. Number 4, strength of external magnetic field. Strength of external magnetic field mean magnitude of magnetic induction theta orientation of conductor. और बच्चों बताया कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट with respect to the external magnetic field. So in this diagram, this theta is angle between the direction of flow of current and external magnetic field. This angle is theta. Here is known as orientation of the conductor. So whenever a current carrying conductor is placed in an external uniform magnetic field, the magnetic field of current interacts with that external magnetic field. Conductor experience magnetic force. The magnitude of magnetic force depends on the 4 factors. Number 1, magnitude of current through the conductor. Number 2, length of the conductor within the magnetic field. Number 3, strength of the magnetic field या strength of the magnetic induction. Orientation of the conductor within the magnetic field. अब बच्चों हम इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालने वाले हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। लुक एट द डायग्राम। अब बच्चों अगर हम इस कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, कीपिंग बी थीटा एंड एल अनचेंज, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो नहीं बदलते, इस ओरिएंटेशन को नहीं चेंज करते, कंडक्टर की लेंथ जो विद इन द मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ क्या बदलते हैं, इस कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट बदलते हैं, तो इस कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगी।
Experimentally, it has been found that the magnitude of magnetic force is directly proportional to the magnitude of current flowing through that conductor. It means the magnitude of magnetic force is directly proportional to the factor number 1, which is the current through the wire. Number 2, if we change the length of conductor within the field, keeping current, field and this orientation constant, कि इन चीज़ों को हम नहीं छेड़ रहे, हम इस कंडक्टर की लेंथ को बदलते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह रहे हैं कि हम इस कंडक्टर को रिप्लेस कर दें किसी ऐसे कंडक्टर से जिसकी लेंथ इससे ज़्यादा है लेकिन करंट उसमें उतना ही है, एक्सटर्नल फील्ड भी उतना ही है, ओरिएंटेशन भी वही है, तो फिर जितनी लेंथ कंडक्टर की ज़्यादा होगी विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस पर मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा ऐड करेगी. इट मीन्स magnitude of magnetic force directly proportional to the length of conductor within the magnetic field. This is experiment number 2. Now, in a third experiment, neither we change current through the wire nor length of the wire. Keeping this orientation constant, we will observe that magnitude of magnetic force on the conductor is also directly proportional to the strength of external magnetic field. It means all the 3 experiments tells us the magnitude of magnetic force on current carrying conductor is directly proportional to the amount of current through the conductor, is directly proportional to the length of the current conductor within the magnetic field and strength of external magnetic field. Number 4, it has been observed experimentally that the magnitude of magnetic force is also changed by changing the orientation of the conductor, keeping length, current and the strength of external magnetic field constant. अगर हम ये थीटा बदलते हैं, बदलने का मतलब है कि अगर हम इस कंडक्टर को यूं रोटेट कराते हैं, तो जब कंडक्टर को फील्ड के अंदर रोटेट कराएंगे या कंडक्टर इधर रहे इस फील्ड की डायरेक्शन को रोटेट कराएं, इस बी की डायरेक्शन भी बदल सकते हैं इस एंगल को चेंज करने के लिए, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने फिक्स कर दिया हुआ दूसरे लफ्ज़ों में, तो हम जो ओरिएंटेशन बदलेंगे वो कंडक्टर को घुमा कर बदलेंगे. अब इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कि व्हेन कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, when the angle between the current and field is 90 degree, the conductor experiences maximum magnitude of magnetic force. कि when conductor is placed parallel or anti-parallel to the external magnetic field, the magnetic force on current carrying conductor is 0. अब बच्चों सोचने की बात क्या है कि जब कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे या एंटी पैरेलल रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो फिर भी 2 ही होंगे, एक एक्सटर्नल होगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वही जो करंट का है, वो फिर दोनों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट तो कर रहे होंगे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी व्हेन दिस एंगल इज 0 और 180 डिग्री. अब वो क्यों नहीं एक्ट करेगी, ये एट द एंड ऑफ द टॉपिक बच्चों बताएंगे कि 0 डिग्री पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लगती, 180 डिग्री पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लगती, 90 के एंगल पे मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगती है, एंड एट एनी अदर ओरिएंटेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी इन बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड वी आर गोइंग टू derive द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. सो इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट Fm directly proportional to I, Fm directly proportional to L, Fm directly proportional to B, Fm directly proportional to sin theta. अब बच्चों ज़रा फिर अंडरस्टैंड करें, हम कह रहे हैं कि magnitude of magnetic force on current carrying conductor is directly proportional to the current I through the conductor. Number 2 is directly proportional to the length of the conductor within the magnetic field. Number 3,
द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बच्चों, ये करंट का फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और ये जो आखिरी पॉइंट है वो मैंने थ्रू सेवरल एक्सपेरिमेंट आपको बताया है कि व्हेन कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड मीन व्हेन थीटा इज 90 conductor experiences maximum magnitude of magnetic force, and when this theta is 0 or 180 degree the conductor experiences 0 or minimum magnetic force। तो हमें पता है कि 90 अगर एंगल हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम अगर हम लेना चाहते हों तो हम उस एंगल का साइन लेते हैं। अगर हम 0 के एंगल पे या 180 के एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू 0 या मिनिमम लेना चाहते हैं हम साइन थीटा लेते हैं। तब चूँकि साइन थीटा 90 के एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू देता है और 180 या 0 के एंगल पे 0 या मिनिमम वैल्यू देता है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की डिपेंडेंस है ऑन द ओरिएंटेशन वो एक्चुअली तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक। ये जो 4 ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमें बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कितनी है या किस चीज़ पर डिपेंड कर। हालांकि मैंने हेडिंग लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। अब ये जो 4 हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं ये तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बता रहे हैं। एक और एक्सपेरिमेंट जिससे आप इस कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बयान करते हैं। अब जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एट एनी ओरिएंटेशन मीन एट ऑल दोज ओरिएंटेशंस इन विच द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन दिस कंडक्टर। मैं कह रहा हूँ कि पैरेलल और एंटी पैरेलल के अलावा जब भी कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी दूसरी ओरिएंटेशन पे रखेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब अगर ये कंडक्टर यूँ ही है लेकिन इसको हम थोड़ा सा यूँ टिल्ट करके 90 के एंगल पे कर दें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, और अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ घुमा के थोड़ा सा एंगल 90 से कम कर दूँ जैसे अब नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, और अगर मैं एंगल और डिक्रीज कर दूँ फिर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्यों भाई? ना तो हम करंट चेंज कर रहे हैं, ना लेंथ चेंज कर रहे हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं, और एंगल चेंज होने से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो रही है। जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन 90 के एंगल पे होगी इस डायग्राम में, वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन 60 के एंगल पे होगी, 45 के एंगल पे होगी, वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन 30 के एंगल पे होगी। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बदल सकती है अगर हम इन दोनों डायरेक्शनों में से कोई एक डायरेक्शन अगर बदल दें। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बदल देते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस वक्त मैग्नेटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में है और अगर हम इस करंट को एग्जैक्टली रिवर्स कर दें, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एग्जैक्टली रिवर्स कर दें, तो फिर भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी जब इन दोनों में से यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिसको हम लेंथ वेक्टर बोलेंगे आगे जाकर, या इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से किसी एक की डायरेक्शन अगर चेंज करें तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है या चेंज आती है। लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स होती किस तरफ है? तो इट हैज़ बिन एक्सपेरिमेंटली फोर्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ज़रा बच्चों इम्पॉर्टेंट बात डायरेक्शन के बारे में समझो। हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। किस तरह डिपेंड करेगी? प्रोपोर्शनैलिटी से नज़र आ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स करंट की मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली है,
कंडक्टर की जो लेंथ है फील्ड के अंदर उसके साथ डायरेक्टली है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली है। साइन थीटा यानी जो ओरिएंटेशन है कंडक्टर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा, उसका साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है यानी एफएम की जो डायरेक्शन है, इट इज़ नॉर्मल। अब किसके नॉर्मल? दो डायरेक्शनों के नॉर्मल। और वो डायरेक्शनें कौन सी हैं? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब दो वेक्टर जिस प्लेन में मौजूद हैं, हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स उस प्लेन के नॉर्मल है जिस प्लेन में एक वेक्टर ड्रा करें जो डायरेक्शन ऑफ द करंट को शो करे, दूसरा वेक्टर ड्रा करें जो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो करे। तो जिस प्लेन में ये दो वेक्टर हैं, मैग्नेटिक फोर्स उस प्लेन में नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके नॉर्मल है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 का एंगल बना रही है। मैग्नेटिक फोर्स इस करंट की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है इसके साथ भी 90 का ही एंगल बना रही है। अब ये डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? ये आगे जाकर जब रूल अप्लाई करेंगे फिर बताएंगे। कंबाइनिंग ऑल दीज रिजल्ट्स, इन तमाम को मैं कंबाइन करने लगा हूँ और मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखने लगा हूँ। कंबाइनिंग ऑल दीज रिजल्ट्स, कंबाइनिंग दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एल बी इंटू साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू दैट इज सम कांस्टेंट आई एल बी इंटू साइन थीटा। अब बच्चों को पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। एफ एम इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा इंटू आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब बच्चों याद रखें, जो कांस्टेंट्स लगते हैं यहाँ पे, जो कांस्टेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इक्वलिटी लगाने के बाद हम लगाते हैं बच्चों, वो कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस भी होते हैं और डायमेंशनल भी होते हैं। अब चूँकि फोर्स और आई एल बी इन तीनों के डायमेंशन सेम हैं, होमोजीनिटी प्रेजेंट है जो एक इक्वेशन की करेक्टनेस डिसाइड करती है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। अब जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, या तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होते हैं या हम डिफाइंड करते हैं अपनी कन्वीनियंट। इन सिस्टम इंटरनेशनल द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज यूनिटी। सो इन सिस्टम इंटरनेशनल दिस कांस्टेंट इज यूनिटी। सिस्टम इंटरनेशनल में अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो इट इज़ यूनिटी, ये 1 है। और अगर हम 1 लगा दें तो फिर हमारे पास बच्चों एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ एम इक्वल टू एग्जैक्टली आई एल बी इंटू साइन। व्हाट इज दिस? This is magnitude of magnetic force on current carrying conductor in external uniform magnetic field. This is magnitude of magnetic force on a current carrying conductor in uniform magnetic field. अब बच्चों हम यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड भी देख सकते हैं और हम यहाँ से इसकी वेक्टर फॉर्म भी बना सकते हैं। तो पहले मैं इसको वेक्टोरियली एक्सप्रेस कर लूँ, फिर उसके बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया है जो हमें मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड दे रहा है। डायरेक्शन के लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट नीचे लिखा है कि मैग्नेटिक फोर्स इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है, इस कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके भी परपेंडिकुलर होती है। याद रखें बच्चों, ये जो कंडक्टर में करंट है इट इज़ द कन्वेंशनल करंट। जो बात हम कर रहे हैं, जो रूल हम बयान करेंगे वो कन्वेंशनल करंट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए रूल फिर रिवर्स हो जाता है। बहरहाल ये जब हम रूल अप्लाई करेंगे ये बात फिर लेटर ऑन फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी इन वेक्टर फॉर्म एफ एम दैट इज आई एल बी इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट। अब बच्चों जैसा कि बताया है कि मैग्नेटिक फोर्स प्लेन के नॉर्मल है। किस प्लेन के नॉर्मल है? जिस प्लेन में कंडक्टर है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मसलन ये देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, कंडक्टर को यूँ हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, यूँ
दोनों चीज़ें पड़ी हैं। जैसा कि इस डायाग्राम को देखें, ये डायाग्राम बच्चों यूँ नज़र आ रही है, ये सामने रख दूँ कि ये रेड मार्कर शो कर रहा है। चले मैं सेम कलर को रिप्रेजेंटेशन देता हूँ आपको ज़रा बात को अंडरस्टैंड कराने के लिए। ये रेड मार्कर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को शो कर रहा है। ये जो ब्लू मार्कर है ये कंडक्टर की लेंथ या कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट को शो। अब ये अगर मैं यूँ कर दूँ, इसको यूँ घुमा दूँ, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है और ये बीच में एंगल है। हम कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। अब इसके साथ भी 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल है, और उनका आपस में जो एंगल है यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वो एंगल थीटा है, जो ये मैग्नीट्यूड के अंदर हमने लिख दिया। अब बच्चों हमें पता है कन्वेंशनली कि जब भी हम कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं नॉर्मल टू द प्लेन या डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। किसी पर्टिकुलर एक्सिस की डायरेक्शन के लिए हम आई जे के यूज़ करते हैं, और नॉर्मल टू द प्लेन अगर डायरेक्शन डिफाइन करनी हो तो एक स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर लिया जाता है जिसको एन यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर एन क्या है? ये यूनिट वेक्टर ही है। ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट दोनों की प्लेन के नॉर्मल है, जैसे ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है। तो ये ज़हन में रखें कि ये तो क्या आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, और आगे ये एन क्या आ गया, ये बच्चों ये डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर मैं इस रिजल्ट को नेक्स्ट स्टेप में लिखूं तो हम बच्चों इसको यूं लिख सकते हैं एफ एम दैट इज़ आई। अब बच्चों हमें पता है कि आई करंट है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एल जो कंडक्टर की लेंथ है, जो दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता है, और अगर स्ट्रेट हो तो वो शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हो तो वो वेक्टर होता है। इसका मतलब है कि चूँकि हमने कंडक्टर से ट्रेड लिया हुआ है, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, इट मीन्स कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन दी एंड्स ऑफ द टू कंडक्टर, तो इट इज़ एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमने लिखना है इसको, तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंडक्टर की लेंथ है, जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है वो कंडक्टर की लेंथ है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। तो इसलिए हम इस एल को एज ए वेक्टर लिख सकते हैं, बी को एज ए वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एल भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल है, और एन क्या है, यूनिट वेक्टर है जो इसके और इसके दोनों की प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आप बच्चों फर्स्ट ईयर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ कर आए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को आप यूँ लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इट इज़ ए बी इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब ये ए बी ये इन दोनों वेक्टरों की मैग्नीट्यूड्स है, ये थीटा इन दोनों वेक्टरों के दरमियान एंगल है, और एन क्या है, ये डायरेक्शन है इस ए क्रॉस बी की, विच इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पर भी ये सिचुएशन है कि अगर मैं इस एल को एल वेक्टर की मैग्नीट्यूड लूँ, इस बी को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड लूँ, थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है, एन यूनिट वेक्टर इन दोनों डायरेक्शनों के नॉर्मल है। तो इट मीन्स हम इस एक्सप्रेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फिर इसको यूँ लिख सकते हैं, एफ एम इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। नो व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ये भी मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन ज़हन में रखें कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ये वेक्टर फॉर्म में, और ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड का वर्ड नहीं लिखेंगे, लिखेंगे दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन, बाकी वही आगे टाइटल है हमारा, करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Now, what is the maximum magnitude of magnetic force and what is the minimum magnitude of magnetic force? Maximum magnitude of magnetic Fm equal to I L B sin theta. This is the magnitude of magnetic force on current carrying conductor in uniform external magnetic field. If this theta is 90,
बच्चों अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया जाए, अब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखने का मतलब है कि ये जो कंडक्टर की लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, या जो करंट की डायरेक्शन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। यानी अगर हम इस कंडक्टर को जो यूँ बढ़ाए थोड़ा सा यूँ घुमा के इसको इस ओरिएंटेशन पे ले आएँ तो अब हमें नज़र आ रहा है ये कंडक्टर है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एंगल क्या हो गया, एंगल 90 हो गया। या अगर मैं यहाँ पर दोबारा इस कंडक्टर की एक नई ओरिएंटेशन अगर दिखाता हूँ, जैसा कि ये मैंने कंडक्टर की ओरिएंटेशन बदल गई है या एक नया कंडक्टर मैंने यहाँ पर आकर रख दिया। ये बच्चों ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ अब L है, इसमें से करंट I है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा किसके बराबर है, वो 90 के बराबर। तो ये जो केस हम बोल रहे हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एक्चुअली तौर पर कंडक्टर को ओरिएंटेशन जो दे रहे हैं वो इस तरह है कि ये फील्ड और कंडक्टर आपस में परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पर 90 पुट करें, एफ एम इक्वल टू आई एल बी साइन 90, और आपको बच्चों पता है कि साइन 91 होता है, आई एल बी साइन 91 पुट करें तो आई एल बी ये आपके पास कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गई है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, दैट इज़ आई एल बी। जिसका मतलब है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई है, लेंथ एल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसको जब हम फील्ड में रखेंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा। कितनी एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ करंट, लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज आई एल बी। ये पहला केस है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ। फिर एक्सप्रेशन वही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज एफ एम दैट इज इक्वल टू आई एल बी into sin theta. This is the general expression for the magnitude of magnetic force on current carrying conductor in uniform magnetic field. और मैंने बच्चों बताया कि अगर हम कंडक्टर को फील्ड के पैरेलल कर दें, यानी करंट की डायरेक्शन फील्ड के अलांग कर दें, या कंडक्टर को इधर घुमा दें, करंट फील्ड के अपोजिट हो जाए, इट मीन्स कि अगर ये थीटा 0 या 180 हो जाए, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो यहाँ से जब 1 की जगह 0 लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, मीन मिनिमम आ जाएगी। तो अगर एफ एम आई एल बी साइन 0 डिग्री लगाएं या 180 डिग्री, तो दोनों सूरतों में आई एल बी साइन 0 भी 0 ही है, साइन 180 भी 0 है, और मैग्नेटिक फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 के बराबर होगी। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0 when a conductor is either placed parallel to the external magnetic field or it is placed anti-parallel to the external magnetic field. So, final conclusion, when a conductor is placed perpendicular to the magnetic field, it experiences maximum magnitude of magnetic force, which is ILB, and when conductor is placed parallel or anti-parallel to the external magnetic field, it experiences minimum magnetic force, mean it experiences no force. But whenever the conductor is placed at any other orientation, the magnitude of magnetic force depend on the angle between the direction of flow of current and direction of external magnetic field, and mathematically the magnitude of magnetic force on current carrying straight conductor in uniform magnetic field is written as ILB sin theta. Ab magnetic induction mean this is the magnitude of magnetic force on current carrying conductor in uniform external magnetic. In this expression, this B, which is actually strength of magnetic field, is actually the magnetic induction. ये B की वैल्यू है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये जो B है एक्चुअली इट इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम मैग्नेटिक इंडक्शन की मैग्नीट्यूड डिफाइन करने वाले हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, उसको डिफाइन कैसे करें। सो द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन a current carrying conductor is FM, that is IL. अब बच्चों ज़रा समझें, या तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख दें कि ये मैक्सिमम है, या इसके अराउंड ब्रैकेट लगा कर नीचे मैक्स लिख दें कि ये मैग्नेटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड लिखी है ये मैक्सिमम। ये जो M है ये फोर्स के नॉमेनक्लेचर में शामिल है, M फॉर मैग्नेटिक, इट इज़ नॉट फॉर मैक्सिमम।
तो अगर हम मैक्सिमम लिखेंगे तो एक ही तरीका है कि इसके नीचे फिर हमें दोबारा ये मैक्स लिखना पड़ेगा, दिस इज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। या अगर इधर नहीं लिखते तो आपकी अपनी मर्जी है कि इधर ब्रैकेट में लिख दें दिस इज मैक्सिमम, या वैसे ही डिफाइन कर दिया ऊपर कि दिस इज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी ऊपर वर्डिंग बता रही है कि ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फोर्स की ऑन करंट कैरिंग। हियर दिस बी इज़ नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको डिफाइन करना है, बी इक्वल टू एफ एम डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई एन। अब बच्चों एक्चुअली तौर पर तो ये बी अगर मैग्नेटिक इंडक्शन है तो क्या ये नहीं है भाई, ये भी मैग्नेटिक इंडक्शन ही है। लेकिन अगर यहाँ से बी मैं डिफ़ाइन करता हूँ तो यहाँ पर नीचे साइन थीटा आएगा, यहाँ पर साइन थीटा आएगा, और जब साइन थीटा आएगा तो हम उसको यूँ डिफ़ाइन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ पर यूनिट साइन थीटा। तो ये कोई डेफिनेशन फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर यूनिट साइन थीटा कोई अंडरस्टैंडेबल नहीं है भाई। पर यूनिट लेंथ तो होती है, पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, पर यूनिट लेंथ का मतलब है एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है। पर यूनिट करंट का मतलब है कि 1 एम्पेयर करंट है, और पर यूनिट साइन थीटा का मतलब फिर वही है कि साइन थीटा की वैल्यू भी 1 है। तो अगर वो साइन थीटा की वैल्यू 1 लगा दें तो फिर एक्सप्रेशन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का बन जाता है, और हम यहाँ से मैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन करते हैं। लेकिन अपनी डेफिनेशन में उस साइन थीटा को एक्सप्लेन करेंगे, बयान करेंगे। वो कैसे करेंगे, या तो आप बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर पर यूनिट करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जब हम एंड पे ये कहते हैं कि प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 जो है वो डिफाइन कर दिया है, साइन 90 की वैल्यू 1 है और वो यहाँ पे 1 लगी ही है, और उसको हमने अल्फाज में बयान कर दिया। लेकिन अगर आप ये नहीं कहना चाहते कि जी प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ना बोले, फिर हमें यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स नहीं बोलेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब जब मैक्सिमम कह देंगे तो इट इज़ अंडरस्टूड कि कंडक्टर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब एंड पे ये अल्फाज नहीं लिखे जाएंगे। तो 2 तरीके हैं, या तो बोले मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, या बोले मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स हम ऊपर ले रहे हैं ये थीटा 90 वाली ले रहे हैं। तो अगर थीटा 90 वाली फोर्स का नाम डायरेक्ट लिख दें, हम अगर ये बता दें कि ये फोर्स है ही मैक्सिमम, तो फिर हमें ये कंडीशन बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ एफ एम मैक्सिमम, इधर यहाँ पर भी मैं लिख दूँ एफ एम मैक्सिमम, तो अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कंडक्टर इज प्लेस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक। तो अब मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। दिस इज द वे टू डिफाइन द मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर बता रहा हूँ, मैंने वर्ड लगा दिया मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। और अगर ये मैक्सिमम ना लिखता, यहाँ से शुरू करते मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, फिर आगे यहाँ पर लिखना था प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन SI यूनिट। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट बच्चों लिख रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में लिख रहे हैं। सो B इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ मैक्सिमम डिवाइडेड बाई करंट डिवाइडेड बाई लेंथ। तो बच्चों अगर यूनिट्स पुट करें, फोर्स का यूनिट, अब बच्चों जब भी आप यूनिट्स लिखते हैं तो कन्वेंशंस को भूल जाते हैं। कहीं पे तो आप यूनिट का पूरा नाम ही लिख देते हैं, कहीं पे उसका सिंबल लिखते हैं। एक काम करना है, या सिंबल लिखें या फुल नेम ऑफ यूनिट लिखें। और जब फुल नेम ऑफ यूनिट लिखते हैं तो यू नो फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए हैं कि फुल नेम ऑफ यूनिट बिगिन विद स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। लेकिन जो सिंबल्स होते हैं उनके अलहदा रूल्स हैं। साइंटिस्ट के नेम का सिंबल सिंगल लेटर वाला हो तो कैपिटल होता है, 2 लेटर हो तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल,
और अगर यूनिट का नेम साइंटिस्ट के नेम पे ना हो तो एक लेटर हो या 2 लेटर हों या 3 लेटर हों, वो स्मॉल ही होते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें यूनिट्स की, प्रॉपर करें या फुल नेम ऑफ यूनिट लिखें। तो अगर फोर्स का यूनिट हमें पता है, सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन है और न्यूटन को हम कैपिटल N लिखते हैं। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर है, उसको कैपिटल A लिखते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर है, उसको स्मॉल m लिखते हैं। तो जब भी बच्चों यूनिट लिखने हैं कन्वेंशंस को फॉलो करके लिखने हैं। अगर यहाँ पर पूरा नाम लिखता तो न्यूटन लिखते, अब फुल स्पेलिंग लिखता तो फिर N स्मॉल लिखना था। एम्पेयर पूरे स्पेलिंग लिखता तो A स्मॉल लिखना था। मीटर तो वैसे सिंबल भी स्मॉल से ही है और फुल नेम ऑफ यूनिट भी स्मॉल से ही होता है। दूसरी चीज़, जब डेराइव यूनिट्स को लिखते हैं, जो 2 बेस यूनिट्स का प्रोडक्ट होती है, तो उनके बीच में एक लेटर का स्पेस रखा जाता है। तो यूनिट लिखते वक्त कन्वेंशंस को फॉलो करना है। ये जो यूनिट है बी की, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, दैट इज नेम्ड एज टेस्ला। कैपिटल T सिंबल है और स्मॉल लेटर से मैं इसको लिख रहा हूँ TESLA। सिंबल कैपिटल क्यों रखा है? तो इसका मतलब है कि साइंटिस्ट का नेम है इसलिए कैपिटल रखा है। अगर आपको नहीं पता कि टेस्ला भी कोई साइंसदान था या कोई साइंटिस्ट था या फिजिस्ट था, तो सिंबल की प्रेजेंटेशन से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इट इज़ द यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये टेस्ला नहीं है बच्चों कि कहीं आप टेस्ले की तरह मुंह कर जाएं और सोचना शुरू कर दें अच्छा ये बंदा कहीं टेस्ले का था। टेस्ला TESLA। सो unit of magnetic induction in system international is Newton per ampere per meter. That is unit is named as Tesla. It means 1 Tesla equal to 1 Newton over 1 ampere into 1 meter. Magnetic induction is said to be 1 Tesla when a conductor carrying current 1 ampere having length 1 meter experiences maximum magnitude of magnetic force 1 Newton. कि जब एक कंडक्टर में करंट 1 एम्पेयर हो, ये कंडक्टर है, इसमें करंट 1 एम्पेयर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स 1 न्यूटन अगर एक्सपीरियंस करता है, तो हम बोलेंगे कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1 टेस्ला के बराबर है। ये सिस्टम इंटरनेशनल वाली यूनिट है। स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज गॉस, जिसको कैपिटल G लिख दिया है। तो इसका मतलब फिर ये भी साइंटिस्ट का नेम है। अब क्या रिलेशन है टेस्ला का और गॉस का? 1 टेस्ला इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 गॉस। इसका मतलब है 10,000 गॉस हों 1 टेस्ला बनते हैं। तो इसका मतलब गॉस एक छोटी यूनिट है, टेस्ला बड़ी यूनिट है। और अगर मैं इसको इन्वर्स करके लिखना चाहूँ तो ये भी ज़हन में रखें कि 1 गॉस इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं मुख्तलिफ बुक्स के अंदर। ऑर्स्टेड जिसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिक करंट्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके नाम से भी मुंसलिक मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट है जिसको ऑर्स्टेड कहते हैं। लेकिन चूँकि अपने टेक्स्ट को फॉलो करते हुए सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट दैट इज़ टेस्ला एंड द स्मॉलर यूनिट दैट इज़ गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 गॉस, या 1 गॉस इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला।